हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ मी में स्वागत है। दोस्तों, जीडी के एग्जाम के मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जीडी के प्रैक्टिस सेट कराने का प्लान बनाया हुआ है। तो आपको प्रतिदिन एक मैथ का, एक रीजनिंग का, 2 जीएस के और एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उसी से संबंधित पूरा बनाए गए हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जीडी के, वही क्वेश्चन हमारे सभी प्रैक्टिस सेटों में रखे जाएंगे। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी क्या करती है कि क्वेश्चनों को रिपीट करती है। तो जीडी से संबंधित जो भी सवाल होंगे वो रिपीटेड इस वर्ष भी आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार से प्यार देते रहिए और इन्हीं प्रैक्टिस सेटों को आप सॉल्व कीजिए। इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे और आप अपने एग्जाम को जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो आइए हम अपने टेस्ट सीरीज की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिए। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपए है, तब धनराशि क्या होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अच्छा लेकर के रखा है मैंने, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। जब हम सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज की बात करें, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात करें, तो हम जानते हैं, मान लेते हैं कि थोड़ी देर जो प्रिंसिपल था पी था वो है 100 रुपए। ठीक है, यहां पर भी मान लेते हैं क्या है, 100 रुपए। अच्छा, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, फिर आपको मैं पूरी बात बता दूंगा। प्रिंसिपल आपका हो गया 100 रुपए, एक पहले वर्ष और ये क्या है, दूसरे वर्ष। ठीक है, पहले वर्ष मान लेते हैं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर लगी। तो जो पहले वर्ष हमको ब्याज मिलेगी 100 रुपए पर, कितनी मिलेगी, 10 रुपए। आप बोलेंगे हाँ सर कोई बात नहीं, बढ़िया है। जब दोबारा बात करेंगे तो यही ब्याज कितनी हो जाएगी, फिर 10 रुपए मिलेगी, क्योंकि फिर प्रिंसिपल पर ही मिलनी है। 10% क्या है, आर की वैल्यू क्या है, 10% यहाँ पर। तो 100 का 10% 10 रुपए, 100 का 10% 10 रुपए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो पहले वर्ष जब हम इसमें 10% वार्षिक ब्याज की दर लगाएंगे, 10%, तो 100 का 10% 10 रुपए होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 110 रुपए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ हो जाएगा सर। फिर अगले वर्ष फिर 10% वार्षिक ब्याज की दर लगेगी, तो यहां से इस बार 100 का 10% ना होकर के 110 का 10% होगा, जो कि कितना होगा, 11 रुपए। 11 रुपए, जो कि आपका यहां पर कितना बन जाएगा, जो कि आपका यहां पर बन जाएगा 121 रुपए। कैसे, 110 ये, 11 इसका, जो कि हो गया 121 रुपए। बात समझे या नहीं समझे? तो यहां पर क्या हुआ था, वही यहां पर अगर बात करें तो यहां पर था आपका 10 रुपए, इसमें सिर्फ ब्याज लगी थी, तो ये 110 हो गया था। फिर 10% 100 रुपए मतलब प्रिंसिपल पर ही लगी सिंपल इंटरेस्ट में, तो वो 120 होकर के चला गया। और यहां पर क्या हो गया, 121। क्यों हुआ, क्योंकि इसने ब्याज पर भी ब्याज लगा दी। इनका डिफरेंस कितना आया, 1 आया। इसी प्रकार से हमें ये सवाल भी दिया हुआ है। कौन सा सवाल, ये सवाल दिया हुआ है। कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 15 रुपए है। अगर मैं पर्टिकुलर दूसरे वर्ष की बात करूं, दूसरे वर्ष की, तो 5% की वैल्यू आपको दूसरे वर्ष क्या दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर 15 रुपए। तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, ये जो यहां तक मैंने बताया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बात बता दी थी। ये आपका इससे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो भाई 5% की वैल्यू 15 रुपए है, तो 1% की वैल्यू 3 रुपए होगी। मतलब यहां पर अगर 100% की बात करें तो होगा 300 रुपए। ये 300 रुपए जो आपका आया है, ये आपका ब्याज के रूप में आया था, पहले वर्ष की ब्याज के रूप में। अब पहले वर्ष की ब्याज कितने परसेंट लगी थी, 5%। अगर आपसे कहा जाए कि 5% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 रुपए, तो क्या आप 1% की नहीं निकाल लेंगे, आप बोलेंगे हाँ सर निकाल लेंगे, होगी 60 रुपए। होगी या नहीं होगी, होगी। तो वही 100% प्रिंसिपल अगर हमें निकालना हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 रुपए। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। यही क्या कहलाता है, बराबर मेथड। हमने किसी भी फार्मूले का यूज नहीं किया, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया और निकाल भी लिया। कोई दिक्कत हुई, बोलिए भाई, किसी को कोई दिक्कत हुई? आप बोलेंगे सर हमें कोई भी समस्या नहीं हुई है, तो मैं क्या आगे बढ़ सकता हूं, आप बोलेंगे हाँ सर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए महारथियों, क्या कह रहा है सवाल।
सवाल कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस बिंदु तक इस प्रकार आगे बढ़ाया गया कि क्यू आर बराबर एस आर। तो सबसे पहले क्या मैं ये बना लूं? आप बोलेंगे बना ले सर, तो ठीक है इसको बना लेते हैं। तो जब इसको बनाने की बात आई सर, तो देखिए ये मान लेते हैं ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर है। अगली कंडीशन क्या कहा गया कि देखेंगे, सबसे पहले मैं डिनोट कर देता हूं, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अब कह रहा है कि QR को बिंदु S तक आगे बढ़ाइए। तो ठीक है सर बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है? बढ़ाने की तो बात कही है, बढ़ा ही लेंगे। तो देखो भाई हमने इसको क्या किया, QR को बिंदु S तक आगे बढ़ा दिया। अब बिंदु S तक आगे बढ़ाने के बाद उसने कहा कि QR बराबर RS, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, जैसा कह रहा है वैसा करते जा रहे हैं। अब P को S से मिला दिया जाए, मतलब P और S को क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए सर। तो ऐसा करते हैं ना, ये लीजिए मिला दिया हमने, जैसा उसने कहा वैसा हमने कर दिया। तदनुसार कोण PSR, मतलब एंगल PSR, इसकी वैल्यू आपसे क्या कही गई है? पूछी गई है, इसका मान पूछा गया है। अब एक बात बताओ, सभी लोग जानते होंगे कि बताओ समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता, मतलब सभी त्रिभुजों के कोणों का योगफल कितना होता? अंतरा कोणों का 180 है। और ये समकोण समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं बराबर तो सभी कोण बराबर। आप बोलेंगे सर ठीक है, अगर मैं एक रेखा खींचूं यहाँ पर ऐसी और कह दूं कि ये एक बिंदु है और इस पर अगर कोण की बात करूं तो ये एंगल कितना है? तो आप बोलेंगे सर ये इतना आसान, ये तो 180 डिग्री है सर। 180 डिग्री है कि नहीं है? आप बोलेंगे हाँ। तो क्या एक बात बताओ, ये एक सीधी रेखा पर ये भी एक एंगल नहीं बन रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर बन रहा है। ये क्या पूरा 180 डिग्री नहीं होगा? आप बोलेंगे सर हाँ होगा। 180 डिग्री में ये 60 डिग्री आपका खत्म हो गया, बचा कितना? 120 डिग्री। ये बचा कि नहीं बचा? आप बोलेंगे हाँ सर ये भी बचा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती है। मतलब भुजा PQ बराबर भुजा QR, भुजा बराबर RS। इसी प्रकार भुजा RS और RP, मतलब ये सारी भुजाएं क्या है? ये सब बराबर है। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो मतलब ये आमने सामने के कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे सर। बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में 120 चला गया, अब बचे कौन से कोण? कोण P और कोण S। कहने का मतलब त्रिभुज PRS में एंगल PRS इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 120 है ना। तो कौन कौन से एंगल बचे? एंगल RPS और RSP। इन दोनों, ये दोनों इक्वल है कि नहीं इक्वल है? आप बोलेंगे हाँ सर ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं और बचा कितना हमारे पास? केवल 120 डिग्री चला गया 180 में, बचा कितना? 60 डिग्री। जब 60 डिग्री चला गया तो 30 डिग्री इसको मिल जाएगा और 30 डिग्री किसको मिल जाएगा? इसको मिल जाएगा। तो निकल आया एंगल RSP इज इक्वल टू 30 डिग्री। बोलिए भाई आया समझ में या नहीं आया? बोलिए भाई समझ में आया? कुछ नहीं था, उसने एक तो समबाहु त्रिभुज दिया जिसकी सभी भुजाएं बराबर, मतलब सभी कोण बराबर, मतलब 60 60 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। अब एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल भी बनता है, ये भी जानते हैं। तो 60 डिग्री तो यही चला गया, बचा कितना? 120 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल अभी मैंने बताया कि 180 डिग्री होता है, 120 चला गया, बचा कितना? केवल 60 डिग्री। मतलब ये जो दो कोण बचे इनको कितना मिलना चाहिए? 60 डिग्री मिलना चाहिए। अब किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक हमें बात और बताइए कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब 60 को दो बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, तो एक 30 इधर बचेगा, एक 30 इधर बचेगा, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। बोलो भाई समझ में आया? कमेंट करो फास्ट, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए महारथियों क्या कह रहा है। इस बार आपसे क्वेश्चन दे दिया गया है रेशियो से। कैसा है क्वेश्चन? 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा देने पर यही अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? बहुत ही आसान सवाल है, किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। लिखा है 2:3:5, ऐसी कुछ कक्षा में अनुपात था पहले विद्यार्थियों का। इसके बाद क्या होता है कि सर इसमें क्या किया गया कि 40 विद्यार्थी क्या किए गए? बढ़ा दिए गए। कितने विद्यार्थी बढ़ा दिए गए सर? मैं बता देता हूं।
प्रत्येक कक्षा में कितने कितने विद्यार्थी बढ़ाए गए, तो प्रत्येक कक्षा की बात की जाएगी तो 40 विद्यार्थी यहाँ भी बढ़ाए गए, 40 यहाँ भी बढ़ाए गए, 40 यहाँ भी बढ़ाए गए। तब ये रेशियो कितना हो जा रहा है सर? तब इस रेशियो की बात करें तो तब ये रेशियो कितना हो जाएगा? तब आपका हो जाएगा 4:5:7, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब डिफरेंट बिटवीन रेशियो देखें प्रत्येक कक्षा का। ये मान लीजिए पहली कक्षा थी, ये आपकी दूसरी थी और ये तीसरी थी। 2 से 4 हो गया, कितना रेशियो में बढ़ा? 2 बढ़ा। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। इसी प्रकार से 3 से 5 हो गया, रेशियो में कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। इसी प्रकार 5 से 7 हो गया, रेशियो में कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। सभी में डिफरेंस 2 का आ रहा है। और ये 2 किस कारण बढ़ा? क्योंकि 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए कि नहीं बढ़ा दिए गए? 2 रेशियो की वैल्यू जब 40 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगी, क्या दिक्कत है इसमें? जब 2 40 के बराबर है तो 1 20 के बराबर होगा। तो प्रारंभ कर अनुपात क्या दिया हुआ है? 2:3:5। और पूछा क्या गया है? प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो निकाल लीजिए ना सर, जब 1 रेशियो की वैल्यू 20 तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 प्लस 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200। यही आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। ये देखिए सर, ये है आपका उत्तर। बताइए आया समझ में? बोलो भाई, समझे या नहीं समझे? समझ में आया सभी को? नेक्स्ट बढ़े, देखेंगे इस सवाल को क्या कह रहा है। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल यदि 2500 है, 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? इसको ऑप्शन से करेंगे तो सीधा हम बता देंगे कि इसका उत्तर 125 होगा। सर कैसे होगा? आपने ऐसे कैसे बता दिया? तो इसको ऐसे समझो, इसको अगर ऑप्शन से मैं उठाऊं तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो और उन दोनों का योग पूछा है, मतलब दोनों संख्याओं के योग है रखे हुए हैं, दोनों संख्याओं के ये योग है रखे हुए हैं, इनमें से कोई एक उत्तर होगा। आप बोलेंगे हाँ होगा। अगर मैं 25 के ऐसे खंड करो जिसका मतलब कि एक संख्या दूसरे की 4 गुनी हो, मान लेते हैं ये 5 है और ये 20 है, 20 और 5 कितना होता है? 25, और 5 का 4 गुना क्या है? 20 है। अब इसका गुणा करके देखो तो 20 पन कितना होता है? 100 होता है। गुणनफल कितना आ रहा है? 2500। इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा फिर आप चेक करेंगे 125 पे। कुछ ऐसे खंड कीजिए, मान लेते हैं कि अगर मैं 125 की बात करूं तो क्या मैं 125 को 25 और 100 के रूप में विभाजित नहीं कर सकता हूं? अलग अलग नहीं कर सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। मतलब 125 को 25 और 100 के रूप में तोड़ करके लिख लिया। क्या 100 25 का 4 गुना है? आप बोलेंगे हाँ है। मतलब ये इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या 2500 आ रहा है सर? आप बोलेंगे आ रहा है। इसलिए आपका 125 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये तो रही बात ऑप्शन की सर, ये तो आपने तुरंत करके दिखा दिया। इसका बेसिक मेथड क्या होगा? इसको बेसिक रूप से किस प्रकार से करेंगे? तो उसके लिए आप ऐसा समझिए कि मैं आपको यहां पर अलग से समझा दे रहा हूं, देखिएगा यहां समझेंगे। उसने कहा क्या है? उसने 2 संख्याएं ली है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। अगर एक x हो जाएगी तो दूसरी क्या 4x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सर? आप बोलेंगे हाँ हो जाएगी सर। अब इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? इन दोनों का गुणनफल x इंटू 4x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है उसने? 2500 दिया हुआ है कि नहीं? अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 2500। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2500 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो अब इसको x बराबर लिखेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा और ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 4। तो x बराबर क्या हो सकता है कि 50 गुणे 50 नहीं लिखा हुआ है? आप बोलेंगे हाँ लिखा हुआ है। 4 को क्या 2 नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड किया तो कितना निकल के आया? 25। और जब ये 25 आ गया, x की वैल्यू क्या मिल गई हमें? x की वैल्यू जब हमें 25 मिल गई तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125, और ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। इतना बड़ा हमें ना कर रहे और इसको आसानी से कर लें इस प्रकार से, तो आप आदत डालिए कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए, ऑप्शन को उठाइए और आसानी से कर लीजिए। समझे या नहीं समझे? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति 5000 की धनराशि कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार देता है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 440 हो जाता है। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5000 का अनुपात है। क्या कह रहा है?
इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति क्या करता है कि 5,000 को कुछ कुछ पार्ट में, कुछ धनराशि 5,000 के अंतर्गत, जरूरी नहीं है कि वो कितनी कितनी ले रहा है, लेकिन 5,000 में कुछ पार्ट वह 4% वार्षिक ब्याज की दर से और कुछ पार्ट 5% वार्षिक ब्याज की दर से, इन दो दरों पर वह 2 वर्ष के लिए लगाता है और उसको टोटल दोनों राशियों पर 440 रुपए प्राप्त होते हैं। 400 जब 40 रुपए प्राप्त होंगे सर, तो इसको किस प्रकार से हम करें? तो एक होता है इसका एलिगेशन मेथड। कैसा होता है? एलिगेशन मेथड। और एक होता है आपका एक डिटेल मेथड, जिसे आप बचपन से करते चले आ रहे हैं। तो मैं आपको पहले एलिगेशन मेथड यहां पर बताता हूं, ठीक है? आप ये समझिए कि यहां पर जो दर दी गई है वो 1 वर्ष की कितनी दी गई है किसी धनराशि पर? एक जगह दिया हुआ है 4% और एक जगह दिया हुआ है 5%। तो ये 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे सर ये 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8%, और यहां पर 2 वर्ष में दूसरा जो धनराशि वो हो जाएगी 10%। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। एलिगेशन कहता है जो आपकी वैल्यू निकले बीच की, उसको यहां बीच में लिख लो। 440 हमने यहां रख लिया। अब पहला अमाउंट और दूसरा अमाउंट हमें यहां पर रखना है। तो 5,000 का डायरेक्ट सीधा पूरा 5,000 ले लीजिए और 5,000 का 8% निकालिए। तो आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा 400 रुपए। आएगा या नहीं आ जाएगा? आप बोलेंगे आ जाएगा। फिर 5,000 का 5% निकालें तो हो जाएगा आपका कितना? 5,000 का 10% निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष की बात करेंगे, तो ये आ जाएगा 500 रुपए। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको हमने यहां से अंतर निकाला, तो यहां से अंतर निकला 40 और यहां से अंतर निकला 60, और यही रेशियो आगे चल के बना 3:2, क्योंकि 0 से 0 चला गया और ये 2 से जाएगा और ये 3 से जाएगा, तो 3:2 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा सर? यही आपका हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा एलिगेशन मेथड। ऐसे क्वेश्चनों को हम इसी प्रकार से करेंगे और आसानी से निकालने का प्रयास करेंगे। बात समझे या नहीं समझे? आप बोलेंगे सर ठीक है, हमें समझ में आ गया है। अब बात करते हैं डिटेल मेथड क्या है सर। तो डिटेल मेथड को समझने के लिए आप समझेंगे, यहां पर मैं आपका डिटेल मेथड बता दे रहा हूं, समझिएगा। देखिए किस प्रकार से इसको करना है। डिटेल मेथड की जब बात करेंगे तो देखेंगे कि 5,000 की धनराशि है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक फर्स्ट भाग होगा और एक उसी का सेकंड पार्ट होगा। सेकंड भाग भी होगा कि नहीं होगा? एक अगर मैं x मान लूं तो दूसरा होगा 5,000 माइनस x। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। एक हो गया x तो दूसरा क्या हो गया? 5,000 माइनस x। अब x पर साधारण ब्याज 4% की लग रही है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो x का 4% इंटू कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, प्लस इसके अलावा और ब्याज एक्स्ट्रा जोड़ी जा रही है। जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें 5% 2 वर्ष के लिए, और वही सेम कंडीशन, और आपको ब्याज कितनी मिल रही है? 440 रुपए। ये जिस प्रकार से सवाल कह रहा है वैसे मैंने कर दिया, कुछ तो अलग किया नहीं। भाई देखो 2 यहां मिल रहा है, 100 यहां मिल रहा है, तो क्यों ना मैं 2/100 कॉमन ले लूं। जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4x, प्लस यहाँ भी देखो 2 और 100 मिल रहा था, तो यहाँ पर 5 अंदर रह गया, तो इसका गुणा कराओ तो हो जाएगा 25,000 माइनस 5x, और ये आपका अंदर आ जाएगा, क्योंकि 2/100 आपका बाहर निकाल लिया गया है। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 440। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमें समझ में आ गया है। आगे देखेंगे। अब देखेंगे 2/100 बिल्कुल उसी तरीके से लिख दिया। अब इसको देखोगे 5x में 4x गए तो बचा माइनस का x प्लस 25,000। तो ये ऐसा कीजिए, आप इसका भी सीधे गुणा करा दीजिए वहां पे, तो इसका गुणा करा देते हैं वहीं लगे हाथ। तो आपका आगे आएगा, ये यहाँ पे बचेगा माइनस का x प्लस 25,000 इज इक्वल टू 440 जैसा लिखा था। ये 100 इधर जाके गुणे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये जो 2 है इधर बटे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलेंगे सर आ जाएगा। आ जाएगा। अब देखेंगे ये हुआ माइनस का x प्लस का 25,000 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो हो गया 22, 220, मतलब 220 और 00 और बढ़ा दिए सर। अब x बराबर ये हो जाएगा 3,000। जब x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3,000, तो दूसरा 5,000 माइनस x, पहला भाग आपका निकल आया 3,000, तो दूसरा भाग आपका 2,000 निकल आएगा। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3:2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यही आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे सर हाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बोलिए भाई कौन सा आपको समझ में आया? ये आपका हो गया डिटेल मेथड।
ये आपका हो गया एलिगेशन और कंपटीशन मेथड, जिसे हम आसानी से कर लेते हैं। तो इन दोनों को आप ऐसा कीजिए, एक बार देख लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं। समझ में आ रहा है भाई? इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से ही हम लोग पढ़ेंगे पूरा मैथ, समझ रहे हो? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 7500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए बी के भागों का अनुपात 5:2, बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी की कितनी धनराशि प्राप्त होगी, बी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब इस सवाल को देखेंगे। इस सवाल को देखने के लिए आप इतनी सी बात समझिए, यहां पर दिया हुआ है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:2 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7:13। जब इसको हम ए रेशियो बी रेशियो सी में निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 7 35 अनुपाते 7 दूनी 14, इन दोनों का मल्टीप्लाई और 13 दूनी 26, ये निकल के आ गया ए बी सी का रेशियो। अब बोलेंगे सर ये कैसे निकल के आया? तो इसको ऐसे समझिए कि जब आपको ए बी सी इस प्रकार से दिया हो, जैसे ए रेशियो बी और बी रेशियो सी आपको दिया हुआ हो, मान लेते हैं यहाँ दिया है 1:2 और यहाँ पर दिया है 3:1, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो जब सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी हो तो इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 एकन्नम कितना आया, 3 रेशियो। जब बी निकालना होता है तो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6। और जब सी निकालना हो तो इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, जो होगा 2। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरी बात समझना। कहा क्या मैंने ये कहा कि जब, थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं, लगे हाथ, हाँ अब समझिए। जैसे 3 और 1 जब हमें ए निकालना हो तो आप इन दोनों का सीधे सीधे गुणा निकाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, रेशियो लगाया। अब जब हमें सी निकालना हो तो इन दोनों का आपस में सीधे सीधे गुणा करा दो, तो कितना हो जाएगा आपका 2। अब रही बात हमें बी निकालने की, तो बी के लिए इसका आपस में क्या करा देते हैं, गुणा, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो यही आपका क्या आ जाएगा, रेशियो। इसी प्रकार से इसको समझेंगे, जब हमें यहां से ए निकालना था तो आपस में इन दोनों का गुणा कराया, 5 7 क्या हुआ 35। जब बी निकालना था तो 7 दूनी 14 और जब सी निकालना था तो 13 दूनी 26। निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया? आप बोलेंगे सर निकल के आ गया। अब ये तीनों के रेशियो आ गए कि इस अनुपात में इन्हें रुपया मिलना है। अगर मैं इन तीनों का अनुपाती योग निकालूं, क्योंकि इन तीनों को मिलना है ना, ए बी और सी, इन तीनों को ही तो प्राप्त होगा 75,000 रुपए। तो भाई इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, इन सबको जोड़ा गया तो ए की वैल्यू 35, बी की 14 और सी की 26, इन सबको जोड़ा जाएगा। 35 + 14 + 26 बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 75,000 तो ये आपकी 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7500। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? आप बोलेंगे 100। पूछा क्या गया है आपसे, बी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। बी कहाँ गया हमारा, बी मतलब ये 14, बी मतलब आपका ये 14, इसको कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो सर एक बराबर जब 14 के तो 14 बराबर 1400 के, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये निकल आया वहां से, बस समझे। इसका बेसिक अगर आप जानना चाहेंगे, इसका ए बी सी का अनुपात कैसे आया, तो मैं आपको बता दूंगा आगे वाली क्लास में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। कहे तो बता दूं, देखिए कहानी कुछ ऐसी है सर इसमें कि आप ऐसे समझिए, इसका बेसिक इस प्रकार से निकलेगा कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5:2, ठीक, और बी रेशियो सी इज इक्वल टू दिया हुआ है 7:13। तो सर ये कैसे 35, 14 और 26 आया? तो ये ऐसे समझिए, यहां पर बी और बी सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां पर तो 2 दिख रहा है, यहां पर 7 दिख रहा है, तो क्या मैं इसको सेम नहीं कर सकता हूं? आप बोलेंगे सर इसको तो हम बचपन से ही सेम करते चले आ रहे हैं। कैसे करेंगे भाई? 7 का मल्टीप्लाई यहां करा दो, 2 का मल्टीप्लाई यहां करा दो। जब कराया हमने तो 7 पना यहां क्या हुआ 35 और 7 दूनी यहाँ पे क्या हुआ 14। इधर देखो 2 का मल्टीप्लाई किया गया, 7 दूनी 14 और 13 से 13 दूनी 26। अब बताओ ए बी सी मिल गया। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू सीधे सीधे 35 दिया हुआ है। अब बी देखो, बी यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 14। सी की वैल्यू यहाँ देखो क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। सीधे सीधे 35 14 26 निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया। ये इसका होता है बेसिक मेथड। हमें क्या करना होता है कि भाई बी सेम नहीं दिया होता, जैसे देखो यहाँ पर 2 था यहाँ पे 7 था, तो उसको सेम करना होता है। उसके लिए हमें घुमा करके मल्टीप्लाई करना होता है और उस प्रकार से आपका सेम हो जाता है। क्वेश्चन पढ़िए और प्रयास कीजिए। मैंने प्रयास किया है
कि आपको जो जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं के हर चैप्टर का सवाल लेकर के आऊं, जिससे आपकी प्रत्येक चैप्टर की प्रैक्टिस होती जाए, है ना, तो कुछ छूटे ना, आपका सब कुछ समझ में आ जाए। क्वेश्चन देखो, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। कहने का मतलब एक दूध वाला है, उसकी दो टंकियां हैं, ये एक 75 लीटर की टंकियां है और ये आपकी 45 लीटर की टंकी है। भाई क्या है, 75 लीटर और ये क्या है, 45 लीटर, समझे। तो वह बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके, कहने का मतलब बिल्कुल भी दूध ना बचे, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पर 2 लीटर ले लूंगा, 2 लीटर की अगर मान लो मैं 15 लीटर ही ले लूँ, 15 लीटर अगर मैं ले लूँ तो ये तो पूरा पूरा माप देगा, 5 बार में माप देगा कि नहीं माप देगा, और ये 15 थी 45, ये भी पूरा पूरा माप देगा। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि 15 बार में ये माप जा रहा है। अगर 25 को चेक करें, अगर मैं 25 को चेक करूंगा, इस 25 को, तो अगर 25 देखेंगे तो 25 75 को पूरा पूरा माप देगा, आप बोलेंगे हाँ सर माप देगा। अब 45 को क्या माप पाएगा, आप बोलेंगे सर एक बार तो माप देगा, लेकिन दूसरी बार में केवल 20 लीटर इसमें दूध बचेगा, क्योंकि 25 लीटर तो इसका निकल जाएगा। तो मतलब हुआ क्या, ये तो पूरा पूरा माप नहीं पा रहा, तो इसका सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। 15 इस 75 को पूर्णतः विभाजित करता है, 15 पन्ना 75, मतलब 5 बार में पूरा पूरा नाप दे रहा है। इसी तरह से 45 को चेक करें, ये भी 15 पूरी पूरी तरह से 3 बार में चला जा रहा है, कहने का मतलब ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन सर आप बोल रहे हैं 15 क्यों होगा, 5 भी तो पूरा पूरा माप दे रहा है, 5 भी तो पूरा 75 को माप दे रहा है 15 बार में, और 45 को भी तो 9 बार में माप दे रहा है, इसी प्रकार एक भी तो माप दे रहा है। लेकिन उसने कहा क्या है सर, उसने कहा बड़े से बड़े बर्तन का। अब बड़े से बड़ा बर्तन इनमें से कौन सा है, सिर्फ 15 है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका आपका उत्तर होगा 15। बात समझे। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप वाले लकड़ी के घनाकार टुकड़े से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई और आधार त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाले शंकु को काटा जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई कुल लकड़ी का प्रतिशत बताइए। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए सर, ये आपका लकड़ी का क्या है, एक घनाकार टुकड़ा है, ये क्या है आपका लकड़ी का घनाकार टुकड़ा। अब इसी में उसने क्या किया है कि एक शंकु बनाया, शंकु काटा है। कैसा शंकु इसी में उसने काटा है, ये समझिए। इस प्रकार से उसने शंकु काटा है कि ये जो शंकु है ना सर, इसे सबसे पहले घनाकार लकड़ी को देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। इसकी लंबाई मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान लेते हैं इसकी लिखी हुई है 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ये कुछ दिया हुआ है। अच्छा, अब 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई और आधार त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई इस शंकु की कितनी है भाई, इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इस शंकु के आयतन में, इस घन के आयतन में इस शंकु के आयतन को घटा दूं, वॉल्यूम को खत्म कर दूं, तो क्या ये आपका ये नहीं समझ में आ जाएगा कि जो बचा हुआ भाग इसका जो व्यर्थ चला गया वो निकल आएगा। कहने का मतलब इस लकड़ी के टुकड़े से एक छोटा सा उसने शंकु बनाया है। अब जो उसने शंकु बना लिया वो तो उसका काम का आ गया, बाकी तो उसका व्यर्थ चला गया, उसी व्यर्थ पार्ट को वो पूछ रहा है। तो हम क्या करें, इसका पूरा आयतन निकाल लें। इसका आयतन हम आसानी से जानते हैं कि भाई 10 गुणे 5 गुणे 2 सीधे सीधे निकल आएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। निकल आएगा नहीं निकल आएगा, ये तो हो गया टुकड़े का। इसको अगर आप अलग से रखना चाहें तो उसको अलग कर लेते हैं, ये निकल आया हमारा टुकड़े का। ठीक, अब बात करता है शंकु का। शंकु का आयतन कैसे निकलेगा, इसका आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। 1/3 की जगह 3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1 और एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और 1 हो गई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है ऊंचाई। 7 से 7 चला गया, बचा कितना यहाँ पर 22/3, इसको और डिवाइड किया तो 7 3 7 21 सही 1/3, 7 21 1 22/3, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो इसका जो आपका वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब, वो कितना आया 7 सही 1/3 क्यूब, है ना। अब 100 में से, अब पूछ रहा है, इसमें पूछा क्या गया है, लकड़ी का प्रतिशत, नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत। अब भाई ये तो यूजफुल लकड़ी हो गई, टोटल लकड़ी कितनी थी 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से यूजफुल चली गई तो बाकी हुई बर्बाद, चली गई कि नहीं चली गई। 100 में से 7 सही 1/3 चली गई, तो बची कितनी आपकी
देखो अब इसको किस प्रकार से मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगा, मैं तो लिख दूंगा 92 सही 2/3। अब आपको कैसे करना है इसको सीखिए, ये तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब देखो 100 में से आप 7 ना घटा करके 8 घटाइए, क्योंकि 7 से ज्यादा है। जब 8 घटाया तो सर कितना बचा, 92 बचा। अब 3 में से 1 चला गया, बचा कितना 2/3 लिख दिया। इस तरह से हम आसानी से कर लेते हैं इस चीज को, टाइम भी नहीं बर्बाद होता है हमारा। और नहीं तो आप घटाते रह जाएंगे तो इसको पूरा फ्रैक्शन खोलेंगे और खोलते खोलते आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, और टाइम हमें बर्बाद ही नहीं करना है। तो 92 सही 2/3 जो इतना पार्ट है लकड़ी का वो बर्बाद चला गया। बर्बाद चला गया ना, किस पर, कितने पर, 100 पर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रतिशत, और इंटू 100। तो सीधा सीधा निकल के आ गया 92 सही 2/3% जो है क्या बर्बाद चली गई। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? एक आपको लकड़ी का घनाकार टुकड़ा दिया गया, उससे आपको यूजफुल शंकु बनाने के लिए कहा गया, शंकु बन गया, जो बाकी का बचा हुआ पार्ट था वो तो सारा बर्बाद हो गया। कहने का मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके समझाना चाहूँ तो आप ये समझिए कि बाकी ये लकड़ी का जो ये पूरा टुकड़ा है ना, ये जो पूरा लकड़ी का टुकड़ा है ना, ये तो पूरा आपका बर्बाद ही चला गया ना, क्योंकि शंकु में तो सिर्फ इतना यूज में आया आपके लकड़ी का टुकड़ा, बाकी तो ये सब बर्बाद ही चला गया, इसका कोई यूज ही नहीं रहा। तो हम क्या करें, इस पूरे आयतन में अगर शंकु को घटा दे तो ये जो बर्बाद पड़ा हुआ है हरा हरा कलर का वो सीधा आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो भाई, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करो। तुम लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं प्यारे दोस्त, आपका एक कमेंट हम लोगों को हौसले को बढ़ा देता है, इसलिए आप अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। ये पार्ट आपका हमने अलग से निकाल लिया, और जो बर्बाद चला गया ये जो हरा पार्ट है ये आपका ये रखा हुआ है, समझ गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई समझो सवाल को और लगाने का प्रयास करो, बाकी हम तो बताएंगे ही। एक व्यक्ति किसी स्थान पर 30 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग में कमी कर दे तो वह उसी स्थान पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम चल पाता है। उसकी चाल प्रति घंटा होगी। सॉल्व करें भाई, जल्दी सॉल्व करें। चल रहा है ना भाई? देखेंगे कि अगर वो 30 घंटे में पहुंचता है, कब 1/15 भाग में कमी कर दे तो वह 10 किलोमीटर कम चल पाता है। यहां लिखा है 1/15 भाग में कमी कर दे। ये जो आपका नीचे 15 दिया है ना, इसको समझ लीजिए ये मेन स्पीड है आपकी, ठीक है। 15 में से 1 की कमी कर दी तो कितना कम चल पाया, 10 किलोमीटर। कहने का मतलब अगर 1 कम चला तो 10 किलोमीटर कम चला। अगर वो अपनी टोटल 15 की स्पीड से चलता तो कितना चलता? आप बोलेंगे सर 150 किलोमीटर चलता। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई। 1/15 उसने कम की, मतलब 15 में से 1 कम की। जब उसने 1 कम की तो 10 किलोमीटर कम चल पाया, समझ रहे हो। अब अगर पूरी वो अपनी 15 की स्पीड से चलता तो कितना चलता, 150 किलोमीटर। क्लियर हो? जब 1 की वैल्यू 10 तो 15 की वैल्यू 150, ठीक है। अब पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया है उसकी चाल। तो भाई हमें दूरी मिल गई 150 और टाइम हमें पता है 30 घंटे, तो हम क्या चाल नहीं निकाल सकते सर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका सीधे आंसर हो जाएगा। तो ये सर आपने किया क्या, इतनी आसानी से कैसे निकाल लिया? इसी को ही तो कहते हैं बराबर मेथड। अगर आपको ये आ रहा है तो आप आसानी से कर लेंगे, और कर लेंगे हीरो हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जब उस तरह से कभी फ्रैक्शन में आपको दे दे चाल वगैरह, फ्रैक्शन में दे दिया 1/15 कर दिया उसने, है ना, आप क्या करें, जो डिनोमिनेटर है उसको मेन चाल मान ले। जब मेन मान लेंगे तो मतलब 15 में से उसने 1 की कमी कर दी। जब उसने इस 1 की कमी की तो 10 किलोमीटर कम चल पाया। अगर वो टोटल पूरी 15 की स्पीड से अपनी भगता तो क्या 150 किलोमीटर नहीं चला जाता? आप बोलेंगे चला जाता। जब 1 की वैल्यू सर 10 है तो 15 की वैल्यू 150 होगी। अब भाई 150 किलोमीटर 30 घंटे में चलता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, समझे। एक क्वेश्चन और, DI आ गई सर, डाटा इंटरप्रिटेशन। आपके पेट में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रखा हुआ है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको अलग से व्यवस्था कर सकता हूँ। वो कैसे, तो समझिए बात को। इसको उठा करके हम रख देंगे कहाँ पे, यहाँ पर, और इसको कर देंगे थोड़ा छोटा। क्यों, दिखाई दे रहा है भाई? चलो भाई नेक्स्ट देखिए, यदि छपाई की लागत 17,500 रुपए हो तो रॉयल्टी पर कितना खर्च होगा। ये एक बुक स्टॉल है, कहने का मतलब यहां पर क्या होती है, किताबों की छपाई होती है, किताबें बनती हैं, ठीक।
अब ये किताबें जो बनती हैं तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें विविध पर कितना खर्च लगता है 4%, ठीक है, विविध पर कितना खर्च लगता है 4%, विज्ञापन पर कितना 18%, छपाई पर कितना 35%, रॉयल्टी पर 15%, कागज पर 10% और जिल्द पर 18%, ठीक है। तो आपको छपाई पर कितना लगा, छपाई पर लगा सर 35%। तो इस 35% का जो खर्च लगा उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 17,500, दी गई कि नहीं दी गई। पूछा क्या गया है आपसे, रॉयल्टी का, रॉयल्टी मतलब 15% की वैल्यू। तो यहां से क्या 1% की नहीं निकाल सकते हो, 1% की निकाल सकते हो। तो ये 17,500 डिवाइडेड बाई 35 और 15% की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी सर, 17,500 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 15। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 से इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 दिया 15, 5 7 35, 7 से डिवाइड किया 7 दूनी 14, यहाँ बचा आपका 3, 7 पना 35 और ये डबल जीरो। कहने का मतलब आपका आया 2500 इंटू 3 इज इक्वल टू 7500 और यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। लिखा है कहीं, ये देखिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझे या नहीं समझे, बोलो भाई समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे सर क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा इसको पहले मैं बाहर निकाल के रख दूं जिससे आपको आसानी से दिख जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। अब देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यदि किताब के विक्रय से प्राप्त कुल राशि जिसमें की उत्पादन लागत पर 30% लाभांश निहित है जो कि 97,500 है, तो कुल रॉयल्टी कितनी होगी। अब बात उसने कुछ ऐसी कही कि जो उसे कुछ मतलब इसमें जो जितना उसका खर्च लगा, जो ये किताबों को उत्पादन करता है उसमें जो कुछ खर्च लगा, टोटल खर्च, उसमें भी 30% का लाभ ऐड है। कहने का मतलब टोटल 130%। अगर टोटल खर्च कितना होता, कुल अगर खर्च मान लेते हैं, कुल खर्च यहां पर दिया हुआ है, अगर मान लेते हैं 100%, क्योंकि यहां पर 100% ही टोटल दिया हुआ है। अगर ये कुल खर्च 100% है, इसमें लाभ भी जोड़ दिया जाए, कहने का मतलब खर्च प्लस लाभ भी जोड़ दिया जाए, जो कि कितना हो जाएगा 130%। उसकी वैल्यू आपको क्या दी गई, उसकी वैल्यू आपको दिया गया है 97,500 रुपए। पूछा क्या गया है, कुल रॉयल्टी, रॉयल्टी मतलब फिर आपकी 15 की वैल्यू पूछ ली गई है। तो 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 97,500 डिवाइडेड बाई 130 और आपको चाहिए क्या, रॉयल्टी मतलब 15% की वैल्यू, जो कि हो जाएगी 97,500 डिवाइडेड बाई 130 इंटू रॉयल्टी कितनी है आपकी 15। क्लियर, एक जीरो से एक जीरो, इसको 13 से डिवाइड करो। जब इसको 13 से हमने डिवाइड किया तो हुआ 13 सत्ते 91, बचा कितना 6, 13 पना 65 और बचा कितना डबल जीरो इंटू ये क्या हो जाएगा 15, जो कि आपका आएगा 05211, ठीक है। तो 11,250 यही आपका क्या हो जाएगा, रॉयल्टी पर आपका कितना आएगा खर्च। समझे या नहीं समझे, आगे बढ़े सर। हाँ कुछ गलत हो गया क्या, 13 सत्ते 91, बचा कितना यहाँ पर 6, 13 पना 65 और एक जीरो, अच्छा ये ज़्यादा हो गया, यही कुछ ज़्यादा बढ़ा रहा था। तो इसको आप ऐसा कीजिए कि एक जीरो खत्म कीजिए, अब गुणा कीजिए, अब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पढ़िए भाई सवाल को, मैं तब तक इसको सेट कर देता हूँ। दिखाई दे रहा है, अब देखो क्या कहा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा यदि विविध शुल्क 6,000 हो तो विज्ञापन शुल्क का खर्च क्या है। विविध कितना दिया हुआ है 4%, और इस 4% की सर वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 6,000 रुपए। जब 4% 6,000 है तो 2% आपका उसी का आधा 3,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है विज्ञापन, विज्ञापन कितना है सर 18%। अब देखो 2 से 18 जाने में हमने कितने का गुणा किया 9 का, तो क्या 3,000 में फिर 9 का गुणा नहीं कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27,000 रुपए, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सर समझे या नहीं समझे, बहुत ही आसान सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, इसको मैं इसको भी फिर बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा इसको पहले आपका किनारे लगा देता हूं। अब बताइए भाई, पढ़िए, यदि बिक्री कर 3 सही 1/2% से घटाकर 3 सही 1/3% कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को उस वस्तु के क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपए है। अब ये जो अंकित मूल्य दिया है, कर तो इसी पर लगता है, इसी पर लगता है ना। जब इसी पर कर लगता है तो आप ऐसा समझिए
कि भाई पहले विक्री कर कितना है 3 सही 1/2, अब कितना हो गया 3 सही 1/3। इसको अगर और अच्छे से बनाए तो 3 दूनी 6 1/7/2, और इसमें डिफरेंस क्योंकि क्या निकाला गया, घटाया गया है इसमें, तो माइनस कीजिए 3 3 9 10/3। इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 से 21, ये हो जाएगा 6 20, और ये आपका आएगा 1/6, 1/6 निकला या नहीं निकला? ठीक है। अब देखो, अगर मैं अंकित मूल टोटल 100% मानता तो इस 100 की वैल्यू मान लेता, कितनी हो जाती है आपकी, आती 8400, आती कि नहीं आती? तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी हो जाती सर, 84 हो जाती। अब ये तो 1 भी नहीं है, 1/6 है, तो क्या 84 का 1/6 नहीं कर सकता हूं मैं? करूंगा तो कितना आएगा, 14 6 84, कितना आया 14 रुपए, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, जो अंकित मूल्य था उसको माना मैंने 100। जब मैंने उसको 100 माना और यहाँ पर 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 8400, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 84 आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब इसमें उसने घटाया है, क्योंकि यहाँ पे परसेंट दिया हुआ था इसलिए मैंने 100% माना और इसको 1% बना लिया, ठीक है। अब इसने कितने परसेंट की कमी की है, 1/6% की कमी की है। 1/6%, तो 100 बराबर 8400, तो 1/6% बराबर 14 रुपए। आसान सा सवाल था, सवाल चाहे जैसा हो लेकिन किया हमने बड़ा आसान है, इस बात को समझिए, पॉइंट यहां पर है। क्वेश्चन देखिए, ये आपका सरलीकरण का सवाल आ गया, सिंप्लीफिकेशन का, इसको आप लगाइए। देखिए ये जो वीडियो है इसको आप पुश किया करिए और पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, इसके बाद आप चेक किया करिए कि आपका सही है या नहीं चालू करके, ठीक है। तो देखेंगे, इसको मैं यहाँ नीचे लिख लूँ क्या, आप बोलेंगे तो लिख लेता हूँ। आपने सर इसको नीचे रखा कैसे भाई, ये 25 की जगह 25 माइनस 5, बड़ा कोष्टक यहाँ लिखा है 2 प्लस 3, मझला कोष्टक यहाँ दिया हुआ है 2 माइनस 2, फिर 5 माइनस 3 कोष्टक बंद प्लस 5, ये मझला कोष्टक खत्म, भागे 10, बड़ा कोष्टक भागे 4, कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है। कहीं गलत तो नहीं नोट किया ना सर, कहीं गलत नहीं नोट किया है। अब देखेंगे इसको माइनस करेंगे, 5 में 3 गए, बचा कितना 2, ये जो 2 निकला तो क्या इसका गुणा इस 2 से नहीं हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 4। जब ये 4 आ जाएगा तो आप कहेंगे 2 माइनस 4 प्लस 5, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बचेगा 1, तो यहाँ से निकलेगा टोटल 3। जब ये 3 निकलेगा तो यहाँ पर इस तरह से कोष्टक लगा है और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस लगा है यहाँ पर 2, और ये कोष्टक बंद करके यहाँ पर आगे भी लिखा हुआ है 5। ओहो, अभी कुछ रह गया, अभी क्या किया, कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं भाई, गलत तो कुछ नहीं हुआ था, सही तो सब। हाँ, तो यहाँ से कितना निकल के आया सर आपका, यहाँ से आपका निकला था 3, टोटल इससे कितना निकला था, यहाँ से यहाँ तक का कितना निकला था 3। अब 3 का गुणा 3 में किया तो यहाँ पर कितना आया 9, प्लस यहाँ आगे लगा है, यहाँ पर लिखा है 2, और यहाँ लिखा है माइनस का 10, ठीक है। और ये ऐसे करके कुछ ऐसे यहाँ पर भाग लगा है, यहाँ पर 5 है और माइनस लिखा हुआ है 25, ठीक। 25 की जगह 25, माइनस की माइनस जगह माइनस, 5 की जगह 5 हो गया। इसको सॉल्व करो, 10 9 माइनस 1 बचा 1, और यहाँ पर भागे 4, कहने का मतलब 25 माइनस 5/4। अब इसको, अब चूंकि यहाँ पर दशमलव में दिया हुआ है तो क्यों ना हम यहीं पे काट ले इसको, क्योंकि अब अगर मैं इसका फ्रैक्शन करूंगा, भिन्न बनाऊंगा, फिर इसके बाद इसको डिवाइड करूंगा तो टाइम लगेगा। तो हम सीधे सीधे इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 एकन्नम 4, बचा यहाँ पर 1, तो 4 दशमलव लगाया, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। क्लियर हो? अब देखो 25 में आपका 1.25 घटाया गया तो आपका बचा 23.75। समझे? कौन सा उत्तर है आपका सर? सी नंबर। समझे या नहीं समझे? देखिए सवाल कुछ कठिन होते नहीं है सर, आपको अगर मैथ आने लगी ना तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जीडी के एग्जाम तक हम आपके साथ इसी प्रकार से बने हुए हैं। हम भगवान से पूरी आशा करते हैं कि आप लोग का जीडी जल्द से जल्द क्वालिफाई हो। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपको पीडीएफ चाहिए, इसी प्रकार से सॉल्व पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल, जिसका चैनल का नाम है @ आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा एग्जाम EXAM विद मी 1, इसको आप सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल, इसमें जुड़िए। आपको क्वेश्चन के साथ पूरी सॉल्व पीडीएफ जिस प्रकार से मैंने किया हुआ है ये आपको स्पष्ट रूप से प्रोवाइड करा दिया जाएगा उसमें हमारी टीम के द्वारा। उसको मैं अभी डलवा देता हूं तो ये आपको पूरा मिल जाएगा और आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का हमारे साथ स्वागत है, लगे रहें इसी प्रकार हमारे साथ। भगवान करे आपको जल्द ही सफलता प्राप्त हो। सभी को जय हिंद, जय भारत।